अच्छा बच्चों, हम लोगों ने सबसे पहले जो चीज़ डिस्कस की थी वो ये थी कि आपकी हीमोलाइसिस होती क्या है। आपने कहना है हीमोलाइसिस के होते हैं आपके एक तरह के, जब आपके आरबीसी की डिस्ट्रक्शन हो रही होगी। अब हम सबको इतना पता है कि जब आपके आरबीसी की डिस्ट्रक्शन होगी तो सर्कुलेशन के अंदर जो आरबीसी होंगे वो क्या होंगे, एक तरह के कम हो जाएंगे। जब सर्कुलेशन के अंदर आपके आरबीसी कम होंगे तो आपने कहना है कि अब वो जो ऑक्सीजन को टिश्यू को सप्लाई करने की जो कैपेसिटी होती है वो एक तरह की कम हो जाएगी। जो ऑक्सीजन को टिश्यू को सप्लाई करने की जब ये कैपेसिटी कम होगी इसको हम हाइपोक्सिया कहते हैं। और जब हाइपोक्सिया होगा तो किडनी से आपका ईपीओ जीन की मदद से एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन पैदा होगा और वो किडनी की बोन मैरो को मैसेज देगा। जब किडनी की बोन मैरो को मैसेज मिलेगा तो इसके नतीजे के अंदर होगा क्या कि आपकी बोन मैरो से आपका रेटिकुलोसाइट्स की जो कंसंट्रेशन वो पैदा होगी, रेटिकुलोसाइट से फिर आपके आरबीसी पैदा होंगी। तो एक बात जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल के अंदर पढ़ा दी है कि जब आपकी बोन मैरो को बात करते हैं तो बोन मैरो से पहले रेटिकुलोसाइट्स पैदा होते हैं, रेटिकुलोसाइट से फिर आपके आरबीसी पैदा होते हैं। ठीक हो गया बच्चों। और अगर आपकी डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रही है तो इसके नतीजे में क्या होगा कि आपका एरिथ्रोपोइटिन आपके बोन मैरो को मैसेज तो देगा। जब आपका एरिथ्रोपोइटिन आपकी बोन मैरो को मैसेज देता है बच्चों तो अब रेटिकुलोसाइट्स की कंसंट्रेशन जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के अंदर कितनी होती है, तकरीबन 2% होती है। अब ये 2% नहीं होगी बल्कि इससे ज्यादा हो जाएगी, 4%, 5%, 6% हो जाएगी, जिसके नतीजे में हम कहेंगे कि बोन मैरो इसको कंपनसेट कर रहा है। तो आपने एक बंदे के अंदर क्या देखना कि जिसके अंदर भी आपकी हीमोलाइसिस हो रही है उसके अंदर आरबीसी का लेवल तो कम होगा लेकिन रेटिकुलोसाइट्स की प्रोडक्शन ज्यादा होगी। अगर रेटिकुलोसाइट्स की प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है तो इस तरह की बोन मैरो को हम कहते हैं गुड बोन मैरो। और अगर रेटिकुलोसाइट्स की प्रोडक्शन आपकी कम हो रही है, इवन के बंदे को एनीमिया हो रहा है आगे और आपके आरबीसी टूट रहे हैं, तो इस तरह के आपकी हीमोलाइसिस को आप कहते हो, बोन मैरो को कहते हैं बैड बोन मैरो। ठीक होगा बच्चों। इसके अलावा आप दो चीजें देखते हो, एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक कॉजेस के अंदर आपने कहना है कि इश्यू आपके आरबीसी के अंदर है, एक्सट्रिंसिक कॉजेस के अंदर आपने कहना कि इशू आपके आरबीसी के अंदर नहीं बल्कि बाहर है। तो और जब एक्सट्रिंसिक की बात आती है तो आप क्या कह सकते हो, जैसा कि माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया, ये एक डिजीज है। इस डिजीज के अंदर आपका हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम आता है, टीटीपी आता है, डीआईसी आता है, जिसके अंदर आपकी ब्लड वेसल के अंदर जो माइक्रो थ्रोम्बाई बनते हैं और जब आपके आरबीसी उस माइक्रो थ्रोम्बाई से जाते हैं तो वो टूटते हैं, नंबर 1। नंबर 2 बच्चों, आप ये कह सकते हो कि फॉर एग्जांपल कोई इन्फेक्शन भी आपका करवा सकती होती है। ठीक हो गया, जो कि आपका एक तरह का एक्स्ट्रा वास्कुलर हीमोलाइसिस के तौर पर करवा सकती है। अगर किसी बंदे के अंदर एओर्टिक स्टेनोसिस हो गई है, अब एओर्टिक स्टेनोसिस जो है यानी कि मैकेनिकल डिस्ट्रक्शन हो रही है आरबीसी की, वो आरबीसी का प्रॉब्लम तो नहीं है ना, वो तो आपके हार्ट का प्रॉब्लम, उस वजह से आपके आरबीसी टूट रहे हैं। तो ये क्या एक्सट्रिंसिक प्रॉब्लम है। अब हम आते हैं इंट्रिंसिक कुछ प्रॉब्लम आते हैं, जैसा कि जस्ट इमेजिन करें अगर आपकी आरबीसी की मेम्ब्रेन ही सही तरह नहीं बनी, ये एक डिजीज हम पढ़ते हैं हेरिडिटरी स्फीरोसाइटोसिस, इंट्रिंसिक प्रॉब्लम। इस तरह पारोक्सिस्मल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया, आपका इंट्रिंसिक प्रॉब्लम, आरबीसी का प्रॉब्लम। उसके बाद आप एक डिजीज पढ़ते होते हो जिसके अंदर हम ये पढ़ते होते हैं पायरुवेट काइनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी, आपने कहना इंट्रिंसिक प्रॉब्लम। ठीक हो गया। सिकल सेल एनीमिया, जो आपका सेल जो है वो एक तरह का सही तरह बना ही नहीं है, उसके अंदर म्यूटेशन हो गई है, इंट्रिंसिक प्रॉब्लम। तो ये सारे के सारे किस्में आते हैं इंट्रिंसिक प्रॉब्लम के अंदर आते होते हैं। G6PD, इसके अंदर भी क्या आ जाता है, आपका इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक दोनों इन्वॉल्व हो जाते होते हैं। ठीक हो गया बच्चों। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हमने देखना है इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक का, वैसे तो हमने नाम सुना, अब हमें ये पता होना चाहिए कि इंट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस क्या होती है और एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस क्या होती है। जब आप ये बात करते हो कि एक्स्ट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस, तो इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि आपके आरबीसी आपकी सर्कुलेशन के बाहर स्प्लीन के अंदर टूट रहे हैं। और जब आपके आरबीसी स्प्लीन के अंदर टूटते हैं तो स्प्लीन आपके आरबीसी को तोड़ेगा। जब आपका आरबीसी टूटता है स्प्लीन की मदद से तो इसके नतीजे में आपकी बॉडी के अंदर क्या बनता है, एक तरह का हीमोग्लोबिन बनता है जो कि उधर होता है हीम और ग्लोबिन। और यही जो हीम और ग्लोबिन होता है, इसमें से जो हीम होता है वो आयरन और प्रोटोपोर्फोरिन के अंदर तब्दील होता है। इसमें से ये जो प्रोटोपोर्फोरिन होता है वो आपकी अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर तब्दील होता है। यही अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो होता है ये आपके एल्ब्यूमिन के साथ बाइंड करता है और लीवर के अंदर जाता है विद द हेल्प ऑफ यूरिडाइल ग्लूकोराइड ट्रांसफरेज एंजाइम। ये आपका अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आपका कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर तब्दील होता है। और यही जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन होता है ये फिर बाइल के अंदर जाता है और बाइल जो होता है वो आपके गाल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है। अब एक लम्हे के लिए आप समझे, अगर फॉर एग्जांपल आपकी एक्स्ट्रा वास्कुलर हीमोलाइसिस हो रही है तो इसका मतलब है कि स्प्लीन के अंदर आपके आरबीसी बहुत टूट रहे हैं। और जब आपके स्प्लीन के अंदर आरबीसी बहुत टूट रहे हैं तो इसका मतलब है कि स्प्लीन साइज में बढ़ेगा, जिस वजह से हम इसके अंदर क्या देखते हैं, स्प्लीन
स्प्लीनोमेगाली देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। नंबर 2, आपने ये कहना है कि स्प्लीनोमेगाली देखने के साथ साथ आप क्या देखते हो कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का जो लेवल बढ़ता होता है, ये बढ़ा हुआ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आपका यूरिक और ग्लूकोरोनाइल ट्रांसफर एंजाइम सारे के सारे अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन के अंदर तब्दील नहीं कर पाते, जिसकी वजह से अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का जो लेवल आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा होता है। जब आपका अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का जो लेवल आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा होगा तो इसके नतीजे में आपने क्या देखना है, आपकी येलो डिस्कलरेशन देखोगे, और येलो डिस्कलरेशन का जो दूसरा नाम होता है वो क्या होता है, आपने कहना वो जॉन्डिस होता है। इसके नतीजे पे एक नॉर्मल बॉडी के अंदर जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन बढ़ रही होती है, अब इसकी कंसंट्रेशन उससे थोड़ी सी ज्यादा होती है, जिसके नतीजे में हमने ये कहना है कि बंदे की बॉडी के बाइल के अंदर आपका बिलिरुबिन का जो लेवल होगा वो बढ़ जाएगा। जब बिलिरुबिन का लेवल बढ़ेगा तो इसके नतीजे में हमने क्या देखना है, आपने ये कहना है कि ये बढ़ा हुआ बिलिरुबिन का जो लेवल होगा वो आपकी बॉडी के अंदर गाल ब्लैडर के अंदर जाएगा। यही जो गाल ब्लैडर के अंदर जाएगा, जिसके नतीजे में फिर क्या बनता होता है, आपका एक तरह का गाल स्टोन बनता होता है। तो अब आप इस बंदे की बॉडी के अंदर क्या देखोगे, गाल स्टोन देखोगे, उसके बाद आपका स्प्लीनोमेगाली देखोगे, जॉन्डिस देखोगे, और थोड़ा सा हीमोग्लोबिन जो आपकी ब्लड वेसल के अंदर आता है, ये सर्कुलेशन के अंदर आता है, इसके साथ हेप्टोग्लोबिन बाइंड करता है। तो आपने ये कहना है कि एक्स्ट्रा वास्कुलर हीमोलाइसिस के अंदर भी आप हेप्टोग्लोबिन का लेवल कम देखते हो, लेकिन बहुत थोड़ा कम देखते हो, वरना बहुत ज्यादा जो कम आपने देखना होता है वो इंट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस के अंदर देखना होता है। इसके बाद हमने जो देखा वो क्या था, आपका इंट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस। बच्चों जब भी आप इंट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस को डिस्कस करते हो तो इंट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपकी ब्लड वेसल के अंदर डिस्ट्रक्शन हो रही है, जिसके नतीजे में हीमोग्लोबिन आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा है, आपके ब्लड के अंदर ज्यादा है। तो आप इस बंदे के ब्लड के अंदर क्या देखते हो, हीमोग्लोबिनीमिया देखते हैं। यही हीमोग्लोबिन का लेवल बड़ा हुआ जो होता है ये यूरिन के अंदर जाता है, जिसकी वजह से फिर हम इस बंदे की बॉडी के अंदर क्या देखते हैं, हीमोग्लोबिन यूरिया देखते हैं। और जब ये किडनी की एपिथेलियल से रीअब्सॉर्ब हो रहा होता है, आपके जो किडनी की एपिथेलियल होती है वो हीमोग्लोबिन को बाइंड करती है, और यही जो हीमोग्लोबिन होती है इसके अंदर जो आयरन होता है वो किडनी के लिए टॉक्सिक होता है, और यही किडनी को डैमेज करता है, एपिथेलियल को। जब आपकी किडनी की एपिथेलियल डैमेज होती है तो यही एपिथेलियल सारी की सारी यूरिन के अंदर आ रही होती है। अब इस हीमोग्लोबिन का नाम जो कि किडनी के एपिथेलियल के अंदर होती है और अब ये यूरिन के अंदर आती है, इसको हम ये कहते हैं हीमोसिड्रीन यूरिया। और जब आपका हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत ज्यादा यूरिन के अंदर आ रहा होता है, जिसको हम हीमोग्लोबिन यूरिया कहते हैं, इसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर कौन सा यूरिन देखने को मिलता है, डार्क कलर यूरिन देखने को मिलता होता है। तो ये आप लोगों ने बातें अपने ज़हन के अंदर रखनी है कि इंट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस के अंदर आपने ये कहना है कि कौन कौन सी चीजें होंगी। आपने कहना है कि जब भी किसी भी बंदे के अंदर इंट्रावास्कुलर हीमोलाइसिस होगी, हीमोग्लोबिनीमिया होगा, हीमोग्लोबिन यूरिया होगा, हीमोसिड्रीन यूरिया होगा, किडनी की एपिथेलियल डैमेज होगी। इसके साथ आपने ये कहना है कि हेप्टोग्लोबिन का लेवल मेजरली कम होगा, जिस वजह से हेप्टोग्लोबिन जो होगा वो हीमोग्लोबिन के साथ जब ये बाइंड करेगी तो आपका फ्री हेप्टोग्लोबिन जो है वो एक तरह का कम होता जाएगा, बॉन्डिंग फॉर्म के अंदर जो हेप्टोग्लोबिन है वो बढ़ जाएगा, जिस वजह से हम इस बंदे के अंदर जो फ्री हेप्टोग्लोबिन का जो लेवल है वो कम देखते हैं। उसके बाद एलडीएच का लेवल बढ़ेगा। हीमोलाइसिस बेसिकली शोज करती है कि एलडीएच का लेवल का एंजाइम बढ़ा हुआ है, और जब आपकी किसी बंदे की बॉडी के अंदर हीमोलाइसिस हो रही है तो अनीमिया हो रहा है, और जब अनीमिया हो रहा है तो बोन मैरो को मैसेज ज्यादा जा रहा है, जिसकी वजह से रेटिकुलोसाइट्स की प्रोडक्शन ज्यादा होगी। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आप लोगों को आने चाहिए। और कभी भी अगर पूछा जाए कि रेटिकुलोसाइट्स को क्लियर करने का फार्मूला क्या होता है, तो बच्चों आपने ये कहना है कि जो आप एक बंदे का सीबीसी करते हो, सीबीसी के अंदर आपको हेमेटोक्रिट मिलता है, उसमें से हेमेटोक्रिट की जो रिजल्ट आए उसको आपने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है रेटिकुलोसाइट्स की वैल्यू के साथ। अपने रेटिकुलोसाइट्स की वैल्यू को आपने क्या किया, हेमेटोक्रिट के साथ मल्टीप्लाई किया, और जो आपकी नॉर्मल हेमेटोक्रिट है जो कि 45 है, उसके ऊपर आप डिवाइड करोगे, उसका जो आपका आंसर आएगा उसको आप कहते हैं रेटिकुलोसाइटिक इंडेक्स, यानी कि इतना आपका एक तरह का बोन मैरो रिस्पांस कर रहा है, आपका गुड बोन मैरो रिस्पांस कर रहा है या बैड बोन मैरो रिस्पांस कर रहा है, वो आप इस बेस के ऊपर देखते होते हो। तो ये सारे का सारा इसके अंदर था। अब हम एक एक डिजीज को इंट्रा क्यों है, एक्स्ट्रा क्यों है, सबको डिस्कस करते हैं, ठीक है।